नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर संसद सत्र को लेकर है, जहां सदन शुरू होने से पहले विपक्ष ने हंगामा किया और राज्यसभा में वित्त मंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर है और चौथी बड़ी खबर शंभू बॉर्डर को लेकर है, जहां फिलहाल बॉर्डर को नहीं खोला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। संसद में बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। जहां सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने संसद के बाहर केंद्र सरकार के बजट के विरोध में प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा कि इस बजट में 90% देश गायब है, सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया है, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्रियों के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद सदन में भी बजट को लेकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट किया। वे वित्त मंत्री के निर्मला सीतारमण के खिलाफ शेम शेम का नारा लगाते हुए सदन से बाहर निकल गए। विपक्ष के द्वारा बजट को भेदभाव वाला बताने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेता जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से संसदीय सदन की जो कार्रवाई की जा रही थी और इसमें विपक्ष का वॉकआउट, वित्त मंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष का वॉकआउट और शेम शेम के नारे लगाना एक सदन की प्रक्रिया, सदन की प्रणाली के लिए कितना सही है? अभिनव जी, देखिए, बजट कल प्रेजेंट हो गया है जी। तो ये मालूम है कि सरकार अब अपना पहला बजट लेके आ गई है। तो अगर सरकार के पक्ष में या विपक्ष में विपक्ष को जो भी कुछ कहना है, मुझे लगता है कि विपक्ष को बैठ के बजट अभिभाषण में अपनी सारी बातों को रखना चाहिए। वो क्या चाहते थे, सरकार ने क्या गलत करा, क्या अच्छा करा है, तो ये जनता के लिए अच्छा होगा। और जहाँ से विपक्ष जीत के आया है उन लोगों की बात भी सरकार तक पहुंचेगी। विपक्ष को जिस जनता ने वोट देकर जिताया है, अगर वो विपक्ष अपने समय पे बोलेगा ही नहीं, लोगों को ये बताएगा ही नहीं कि उनकी जनता क्या चाहती है, तो सरकार को कैसे पता चलेगा? सरकार को वो कटघरे में कैसे खड़ा करेंगे? अगर वो ये कह रहे हैं बिहार और आंध्र को कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है, तो बिहार इस साल के अंत में या अगले साल में चुनाव में जाएगा, तो क्या वो बिहार की जनता से जाके कहेंगे चुनाव के समय कि बीजेपी सरकार ने आपको गलत दिया है? तब वो ये नहीं कह पाएंगे। तो वो ये कहेंगे कि इन्होंने जो दिया है हम इससे ज्यादा देंगे। इसलिए मेरा मानना ये है कि विपक्ष को बजट अभिभाषण में पार्टिसिपेट करना चाहिए था और जो नीतियां में सरकार ने नहीं लगती उसमें अपने वक्तव्य को पेश करना चाहिए था और सरकार को मजबूर करना चाहिए था कि वो उनके सजेशन को माने। मनीष जी, एक और आप मांग करते हैं कि सरकार आपकी सुनती नहीं है, प्रधानमंत्री आपकी सुनते नहीं हैं। जो भी मुद्दा उठाया जाता है, जो भी मुद्दे को लेकर सरकार की ओर जाया जाता है, उनके सामने कोई भी बात की जाती है, वह सुनते नहीं हैं। दूसरी ओर आप यह आरोप लगाते हैं कि जब हम चर्चा करते हैं तब हमारी बात नहीं सुनी जाती और जब चर्चा की बात आती है, चर्चा का समय आता है, आप वॉकआउट कर देते हैं। देखिए अभिनव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री आपकी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, लेकिन आपके पास तो बोलने में संसद में अवसर है ना। जब आप बोलेंगे तो सारी टेलीकास्ट लाइव होती है, लोग देखेंगे ना कि हमने जिस सांसद प्रतिनिधि को भेजा है वो कम से कम हमारी बात कह रहा है, तब तो ये आकलन करेंगे कि सरकार इस पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन जब आप वॉकआउट करके चले जाएंगे, आप अपनी चीजों को बोलेंगे ही नहीं, तो आप कैसे जनता का पक्ष रखेंगे? तो जनता को ये महसूस होगा कि हमने इनके सुन के भेजा लेकिन ये हमारी बात रख ही नहीं रहे हैं, तो हम और किस तरीके से अपनी बात पहुंचाएंगे? क्योंकि सांसद ही एक जनता के पास स्रोत होता है अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। बिल्कुल, जिस प्रकार से जनता लाइव देख रही है और यह भी देख सकती है कि हंगामा किया जा रहा है, बातें नहीं की जा रही, यह भी अपने आप में एक विडंबना वाली बात है और सदन की प्रणाली के लिए, सदन की कार्रवाई के लिए यह कहीं तक भी अच्छा नहीं है। बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए।
चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर पर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कानून व्यवस्था, बलौदाबाजार हिंसा समेत कई मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव कर रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए चरणदास महंत ने कहा कि वर्तमान सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना दिया है। उन्होंने बताया कि 6 माह में 12,000 से ज्यादा वारदातें हुई हैं, इनमें 565 हत्याएं और 1576 बलात्कार और दुष्कर्म की वारदातें हैं। पुलिस प्रशासन का अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा मार्ग को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने 5 लेयर की बैरिकेडिंग की है। विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस पार्टी का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर संजय शेखर जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस प्रकार से कांग्रेस का यह विपक्ष में आने के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन है, विधानसभा का घेराव किया जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष का छत्तीसगढ़ को कहना कि छत्तीसगढ़ को अब अपराधगढ़ बना दिया गया है, कितना सही है? देखिए, कांग्रेस आज सदन से लेकर के, विधानसभा से लेकर के सड़क तक कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर के सरकार के खिलाफ रहे। सदन में भी मैं बात करूं तो सदन में भी कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर के स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, उसकी गृहता पर चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ सड़क की बात करें तो कांग्रेस के तमाम लोग कानून और व्यवस्था को लेकर के सड़क पे हैं और सड़क पे आज इनके तमाम लोग विधानसभा घेराव के लिए निकले थे और उनको हालांकि रोक दिया गया है लोधीपारा चौक के पास, लेकिन एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश निश्चित तौर पर की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी संजय जी, जैसा कि अलग अलग नेताओं की ओर से भूपेश बघेल कह रहे हैं कि नागपुर से लोग बुलाए गए थे, चरणदास महंत कहते हैं कि अपराधगढ़ ही बना दिया गया है छत्तीसगढ़ को। इनके बयानों में कितनी सच्चाई है और क्या पहले से जो इससे पहले जो अपराध होते थे या जो आपराधिक रिकॉर्ड था, अब 6 महीने में वह ज्यादा गति से बढ़ रहा है? देखिए, कुछ रूटीन के अपराध होते हैं, वो होते हैं, चाहे किसी भी सरकार, पिछली सरकार थी तो भी अपराध होते थे, लेकिन अभी भी हो रहे हैं। उस पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। लेकिन विपक्ष जो है, जाहिर सी बात है कि सरकार की जो कमियां होती है उस कमियों को लेकर के सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर रहती है और वही स्थिति अभी है। खासकर बलौदाबाजार की जो घटना हुई वो एक बड़ा मुद्दा है कांग्रेस पार्टी के पास। इसके अलावे राजधानी रायपुर में भी कई वारदातें हुई है, चाहे बिजनेसमैन के ऊपर गोलीबारी का मसला हो, चाहे नक्सल क्षेत्र में जो घटनाएं लगातार हो रही हैं उसकी बात हो, मैदानी इलाकों में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, लूट की या गोलीबारी की, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, अपराध जो हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, वो सबको लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ हमलावर है। और अभी विधानसभा की बात करें तो विधान में भी इसी मुद्दे पर जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है उस पर जो है उसकी गृहता पर चर्चा चल रही है। विपक्ष की तरफ से तमाम लोग अपनी बातें रख रहे हैं, सरकार उनके निशाने पर है। अब देखने वाली बात होगी कुछ देर में सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब आएगा। बिल्कुल, सड़क से सदन तक कांग्रेस इस अपराध के बढ़ते हुए अपराध के मुद्दे को लेकर एक और हमलावर है, बलौदाबाजार हिंसा को लेकर भी हमलावर है। हालांकि सरकार की ओर से इस मामले पर क्या जवाब आता है यह देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है, जहां इस सत्र में नौकरियों में आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट का मुद्दा भी जोर शोर से उठेगा। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 5 दिन तक चलेगा, जिसमें इस बार अखिलेश यादव सदन में नहीं होंगे। उनके सांसद बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लाल बिहारी यादव नीट परीक्षा समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दे को उठाएंगे। अखिलेश यादव और लालजी वर्मा के सांसद चुने जाने के बाद मंत्री जितिन प्रसाद रालोद और
निषाद पार्टी और भाजपा मिलाकर एनडीए के 5 विधायक भी अब सांसद बन गए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा की कमजोर परफॉर्मेंस और गुटबाजी की खबरों के बाद सत्र हंगामेदार हो सकता है। खबर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर है, जहां उत्तर प्रदेश में मॉनसून का सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है, जहां इस सत्र में नौकरियों में आरक्षण समेत कई मुद्दों को विपक्ष सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट का मुद्दा भी जोर शोर से उठेगा। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 5 दिन तक चलेगा, जिसमें इस बार अखिलेश यादव सदन में नहीं होंगे। उनके सांसद बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लाल बिहारी यादव नीट परीक्षा समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दे को उठाएंगे। अखिलेश यादव और लालजी वर्मा के सांसद चुने जाने के बाद मंत्री जितिन प्रसाद और इसके साथ ही रालोद, निषाद पार्टी और भाजपा मिलाकर एनडीए के 5 विधायक भी अब सांसद बन गए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा की कमजोर परफॉर्मेंस और गुटबाजी की खबरों के बाद यह सत्र हंगामेदार हो सकता है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से इस बार सदन में अलग ही एक नजारा देखने को मिलेगा, अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे, उनके स्थान पर लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष होंगे, वह विपक्ष की बात को रखेंगे, विपक्ष के मुद्दों को उठाएंगे। क्या कुछ अब तक आपके पास जानकारी इसको लेकर सामने आई है? बिल्कुल, हम लोग देखिए उत्तर प्रदेश का जो मानसून 17 जुलाई को शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर सदन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है और 28 जुलाई को जो है बुलाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सभी सदस्यों से सदन को स्थायी रूप से चलाने के साथ ही शुरुआती तथ्य पर बना सकती है, ताकि सदन की जो गरिमा बनी रहे। पूर्व की भाग तरीके से किसी भी सदस्य को अनियमितताओं करने को लेकर दंडित किया जाता था। सदन में पेपर लेस कार्रवाई और यहाँ पर किसी प्रकार से पेपर ले जाना जो अनेक रूप से सदस्यों को नहीं होगा, उन्हें जा सकते और इसके साथ फोन साइलेंट मोड पर रखेंगे या फोन जो है जमा कर दिए जाएंगे। उसी के तहत अंतिम कार्रवाई होगी। पहले दिन जो है औपचारिक कार्रवाई होने के साथ सूचनाओं को जारी किया जाएगा और उसके साथ ही 30 जुलाई के साथ ही 1 अगस्त और 2 अगस्त तक चलेगा। 5 दिन सदन करने को समय रखा गया। इस दौरान सदन में बड़ा हंगामा होने वाला है। विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा, पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं, भर्तियां पूरी न होना, घोटाला जैसे मुद्दे को लेकर यहाँ तैयारी कर रही है। सरकार लगातार यहाँ तैयारियां करने में जुटी है कि कैसे भी सदन के सदस्यों का जो प्रश्न आया है किया जाए और वह भी पूरी सत्यता के परख हो, ताकि किसी प्रकार हंगामा ना हो। अभी जो है देखा जाए समाजवादी पार्टी और विरोधी दल कांग्रेस है, वो सदन में आरक्षण को गंभीर करना चाहते हैं। तमाम बातें हैं जो सदन में हंगामा भी हो सकता है। युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने को लेकर पेपर भी बनाते हुए उठाने का काम करे और इसके साथ ही कई और बेरोजगारी है और खास उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन पर भी यहाँ पर गहमागहमी हो सकती है। कानून के साथ ही चीनी मिलों का बकाया भुगतान, ये भी साथ अगर देखा जाए तो अयोध्या में जो विकास कार्य हुए तो इसके साथ ही अन्य जगह धार्मिक स्थानों के विकास कार्य होते हुए तस्वीरें सामने आई हैं वही महीनों और इस पर भी सदन में हंगामा होना लाजमी हो सकता। मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके समक्ष इस तरीके के काम हुए हैं उन्हें ना होना, उसको लेकर कई बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है सरकार पर हमला बोल चुकी है। सदन में भी जो है की तरफ से हमला बोला कि जो सदन में होने वाला है वो हंगामे पूर्ण 5 दिन का हो सकता है। और बहुजन इसलिए मुसीबत ये हो सकती है उत्तर प्रदेश में कि अपना जो अध्यक्ष है प्रिया पटेल जो संविदा भारती है जिसमें आरक्षण लागू था उसमें जो है ये कहा गया है कि जो अभ्यर्थी न मिलने के बजाय रूप से सामान्य व्यक्तियों को लिया गया है। इस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से
पत्र लिखकर इस तरीके की प्रथा को खटाए, बल्कि उन्हीं में से लोगों को तलाशा जाए जो आरक्षण की व्यवस्था है। वहीं दूसरे जो उनके सहयोगी दल हैं, अध्यक्ष मंत्री इंजीनियर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई सवाल उठाए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक समाचार कहा था कि अगर बुलडोजर चलाएंगे तो वोट कैसे मिलेगा। तो नाराजगी कहीं ना कहीं है। वहीं कावड़ मार्ग पर नाम प्लेट को लेकर उसको लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने विरोध जताया है, जिसको लेकर सरकार को घेरा जाए। बिल्कुल प्रशांत, एक और जहां सपा प्रमुख नहीं है, विपक्ष के नेता इस बार नहीं होंगे, इसी के साथ ही एनडीए के भी 5 विधायक इस बार सदन में नहीं दिखेंगे, जिनके सांसद बनने के बाद नए लोगों को नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। हालांकि वह कितने मुखर होकर अपनी बात रख पाते हैं, विपक्ष की बात सदन में उठा पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चले बढ़ते हैं, अगली खबर पर रुख करते हैं। हरियाणा और पंजाब के बीच संभू बॉर्डर फिलहाल नहीं खुलेगा। जहां बॉर्डर खोलने को लेकर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अंबाला के पास संभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाई रखी जाए। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से संभू सीमा पर चरणबद्ध तरीके से बैरिकेड्स हटाने के लिए कदम उठाने को कहा, ताकि जनता को कोई असुविधा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक निष्पक्ष कमेटी गठित करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति, किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क कर उनकी मांगों का ऐसा व्यवहारिक समाधान खोज सकेंगे जो निष्पक्ष, न्याय संगत और सभी के हित में होगा। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर बातचीत की जा रही है, लेकिन बॉर्डर पर किसानों के वाहन चौंकाने वाले हैं। इस बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में किसानों नेताओं के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रदीप गौतम जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस प्रकार से इस पर मामले में अब तक निकलकर सामने आया है कि संभू बॉर्डर पर जो तनातनी मची हुई है, फरवरी से यह बॉर्डर को सील किया कर रखा है, पंजाब और हरियाणा सरकारों की ओर से इसको बंद किया गया है। इससे जनता को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन किसान भी दूसरी ओर अपनी कदम पीछे करने के लिए तैयार नहीं है। और अब चरणबद्ध तरीके से बैरिकेटिंग हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए जो है अविनाश जी, इसमें जो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जनता को कोई समस्या ना हो। जी, ये जो अगर देखा जाए, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं और 13 फरवरी से वो जो है एक जगह डटे हुए हैं संभू बॉर्डर के पास में, और वहां पर बैरिकेड लगाई गई है। और चूंकि जो है वो जब यहाँ अगर आएंगे तो हरियाणा सरकार ये कह रही कि चूंकि उनके जो वाहन हैं, जो आपके अगर हम देखें, जो हरियाणा सरकार के जो एजी हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने जो है बहुत स्पष्ट तौर पे ये बताया है कि उनके जो ट्रैक्टर और ट्राली हैं वो टैंक की तरीके से हैं, मतलब उनमें हथियारबंद जो है उनके वाहन जो है बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि दंगा फैलने की या जो है आम जनमानस को नुकसान होने की संभावना अधिक दिख सकती है। इसलिए जो है बैरिकेडिंग लगाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि किसानों से, चूंकि सरकार दोनों सरकारों में आपसी सहमत नहीं बन पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देते हुए ये कहा है कि आपका जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनकी बात है किसान और आम आदमी मान सके, तो उन लोगों को जो है कमेटी में रखा जाए और कमेटी जो है निर्णय करे। और इसके साथ जो बैरिकेटिंग है वो धीरे धीरे करके, मतलब एक साथ अगर पूरी बैरिकेटिंग खोलते हैं तो उससे कई असुविधाएं या कई तरीके की आम जनमानस की हानि जो है, क्षति होने की जो संभावना बढ़ सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे करके जो है ये कहा कि बैरिकेटिंग हटाई जाए। और जो चूंकि किसी भी हाईवे को बहुत लंबे समय तक
जो है जाम करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जनता को उसमें बहुत अधिक परेशानी जो है होगी जी। तो इसलिए जो है जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है दखल दिया है, और कमेटी जो है, अगर ये हम कमेटी जो आदेश दिया है अगर हम देखें तो ये सूर्यकांत जी जो है, जो चीफ जस्टिस है, उनकी जो है प्रदीप जी बेंच ने जो है ये फैसला जो प्रदीप जी दिए। जैसा कि यहाँ इस बीच आज राहुल गांधी ने किसान नेताओं से, किसानों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की है। मुख्यतः एमएसपी को लेकर ही चर्चा की गई है और एमएसपी को लेकर ही यह आंदोलन भी किया जा रहा है। क्या लगता है, जैसा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात कही थी, और अब किसानों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी का यह बयान निकलकर भी सामने आया है कि हमने अपने मैनिफेस्टो में यह बात कही थी और हम इसको सरकार पर दबाव डालेंगे कि वह कानूनी गारंटी दे। क्या लगता है, कांग्रेस या विपक्षी नेता सरकार से यह मनवा पाएंगे? देखिए अभिनय जी, इसमें हम ये देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी या किसान जो आपकी कांग्रेस है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज चुनाव में जाने से पहले ही इसको जो है शामिल किया गया था, और चुनाव उन्होंने इसी मुद्दे पर लड़ा हुआ है। और उनके साथ जो अन्य जो घटक दल हैं जी, उसी को लेकर है जी, और इसके साथ जो बीजेपी के साथ में जो अन्य घटक दल हैं जी, वो भी कहीं ना कहीं किसानों के पैरोकार हैं, किसानों की मतलब बात कहते हैं, किसानों के पक्ष में बीच बीच में कई बयानबाजी जो है वो देते हैं। तो निश्चित तौर पे यदि विपक्ष मजबूती के साथ में इस पक्ष को जो है वो रखता है जी संसद में, तो निश्चित तौर पे आपके जो नरेंद्र मोदी सरकार है इस पर जो है दबाव पड़ेगा। और कुछ हद तक ये हम नहीं कह सकते कि पूरी 100% बातें जो है मान ली जाए, लेकिन काफी हद तक जो है अगर विपक्ष चाहेगा जी तो उसमें काफी बातें जो है मनवा सकता है। बिल्कुल प्रदीप जी, जैसा आपने कहा कि अगर सही तरीके से और एक बेहतर तरीके से विपक्ष अपनी बात रखता है और दबाव ढंग से डाला जाता है तो केंद्र सरकार से मांगों को मनवाया भी जा सकता है। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।